हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्मार्ट नॉलेज आसार में स्वागत है, जहां शिक्षा आसान भी और मज़ेदार भी है। यहाँ मिलेगा आसान भाषा में हर सवाल का हल, चाहे वो हो साइंस, हिंदी, बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर, डाउट होंगे जीरो, और तैयारी होगी 100%। कंफ्यूज हो किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, कोई चिंता नहीं, हम आपको देंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछे गए हैं 2018, 19, 22, 23। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर देखना है और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आप तभी देख सकते हैं किन किन क्वेश्चनों को पूछा गया है बार बार। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला है हमारा, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम धातु का ज्वलनताप अत्यंत कम होता है। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है, अतः वायु से संपर्क हटाने के कारण सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? अगर वो वायु के संपर्क में आ जाती है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इससे बचने के लिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। Al2O3 तथा As2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, ये दो ऑक्साइडों के नाम है, Al2, ठीक है, और As2O3। तो ये क्या करते हैं? वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ, जो क्षार ऑक्साइड रहते हैं, के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन को भी जरूर देखना है। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सभी चीज़ के नोट्स वहाँ मिल जाएगी, जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप वहाँ जाके पहले फॉलो कर लिए, जो भी नोट्स आए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? ठीक है, तत्वों की अत्यधिक संख्या होने के कारण उनके गुणों तथा उपयोगों का भिन्न भिन्न अध्ययन करना संभव नहीं था। ठीक है, अतः तत्वों को विशेष रूप में व्यवस्थित करके प्रत्येक तत्व के विषय में अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक हुआ। ठीक है, तो जो तत्वों की संख्या थी वो बहुत अधिक थी, जिसके कारण उनके गुणों का उपयोग भिन्न भिन्न अध्ययन करना संभव नहीं था, कि उनके जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उनके जो गुणों का अध्ययन था वो हम संभव नहीं था कि हम बार बार कर सके। ठीक है, इस वजह से उसके बाद चौथा देख लेते हैं, आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन में यह अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से 36 पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो तत्वों को रखा गया, उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ठीक है, तो जो उनके बीच अंतर होता है उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इन जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आपकी बार भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर से। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर्स के वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए, सिर्फ आपके लिए वही क्वेश्चन लाए हो। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम द्वारा होता है।
ठीक है। पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक है, तो पौधों में क्या बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, उसके बाद जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, वो जो है पौधे के सभी भागों तक भोजन को पहुंचाती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को। ठीक है, उसके बाद है छठवां क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो आपको एक चीज बता दो, हमारे अमाशय में जो अम्ल की भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और बहुत जरूरी भी है अम्ल। इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि अम्ल हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका होती है। ठीक है, अब पहला पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, जो पेप्सिनोजन होता है वो HCl क्या होता है, हमारे अमाशय में अम्ल होता है, तो उसकी उपस्थिति में पेप्सिन में बदलता है टूट के। ठीक है, एक तो ये आपको 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने, चारों पॉइंट आपको जरूर देखने और जरूर याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भोजन के द्वारा हमारे पेट में जीवाणु चले जाते हैं, गंदे कीटाणु टाइप चले जाते हैं। ठीक है, तो अम्ल के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो नष्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो हमारे पेट में जल्दी कीड़े वगैरह कुछ अलग एक्टिविटी होंगी अगर अम्ल ना हो हमारे पेट अमाशय में। तो ठीक है, अगर अम्ल हमारे अमाशय में ना हो तो हमारे पेट में अलग अलग सी बीमारी होने लगेंगी। अम्ल का होना बहुत जरूरी है। अम्ल भोजन को सब सड़ने से रोकता है। ठीक है, एक चीज आप देख लीजिए, अगर अम्ल नहीं होता तो भोजन सड़ जाता, बट अम्ल क्या होता है कि भोजन को सड़ने से रोकता है। उसके बाद चौथा है, अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं, जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। ठीक है, जो कठोर पदार्थ होते हैं, जो हम कठोर चीजें खाते हैं, ठीक है, तो उनको यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। ठीक है, जो कठोर पदार्थ होते हैं जो कि पचने में टाइम लगाते हैं, तो जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है, किसके द्वारा, अम्ल के द्वारा। ठीक है, सातवां है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो लार जो हमारे मुंह में रहता है उसके हमारे पाचन में क्या भूमिका है। ठीक है, लार में 99.5% जल श्लेष्म टाइलिन एवं लाइसोजाइम होता है। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम क्या होते हैं, एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम हमारे लार में होते हैं। जल भोजन को गीला करता है, श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है। इससे भोजन को चबाने और इससे निकलने में सुविधा होती है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, एक तो जो लार होता है जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हमने खाना खाया उसे चिकना बना के हमारे पेट तक आसानी तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो टाइलिन एंजाइम जो माल्टोज होता है उसे शर्करा में बदलता है। ठीक है, और जो हमारा भोजन है उसके स्वाद का पता भी कौन करता है, लार ही करता है। ठीक है, तो ये बहुत सी चीजें लार के बारे में पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, पादप हार्मोन्स क्या है। पादप हार्मोन्स आपको पता होगा, पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर अपना प्रभाव डालते हैं। ये वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन, फलों के विकास एवं परिपक्वन आदि को प्रभावित करते हैं। पादप हार्मोन्स की कमी या अधिकता पौधों के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम और एथिलीन आदि प्रमुख पादप हार्मोन्स है। ठीक है, ये है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये क्या है, पादप हार्मोन्स है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है।
ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर देखना है, आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। अगर आप इन्हें छोड़ते हो तो आपके नंबर कम आने के चांसेस हो सकते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आ गया इनमें से तो, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करना है, तभी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही याद कीजिए जो कि बार बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। अगर 10 में से 10 नहीं पूछे जाएंगे, 10 में से 4 या 5 भी आएंगे, तो आपके कम से कम 12 से 14 नंबर कहीं नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रसायनों अर्थात हार्मोन्स द्वारा होता है, ठीक है। विशिष्ट रसायन अर्थात हार्मोन्स द्वारा होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इनका वितरण रक्त द्वारा होता है। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहकों के रूप में लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनके कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं। हार्मोन्स मंद गति से प्रक्रियाओं का नियमन करते हैं। इनका स्रावण निरंतर होता रहता है। इनकी कमी या अधिकता से क्रियात्मक रोग हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी कमी होती है तो क्रियात्मक रोग हो जाते हैं, क्रियात्मक रोग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के रोग हो जाते हैं। इनकी कमी जंतुओं के शरीर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको शॉर्ट बना के लिखा है, आपको बस इतना याद करना है, ठीक है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे देख लेते हैं, ठीक है। स्वपरागण एवं परपरागण से आप क्या समझते हैं। तो स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर या कायिक जनन द्वारा तैयार अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि इनकी जीन संरचना समान होती है, ठीक है। अब परपरागण समझते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते, तो इसे परपरागण कहते हैं। पौधों के परपरागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा एवं जंतुओं द्वारा होता है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है। जब एक, ठीक है, एक पुष्प के परागण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति, ठीक है, इसमें प्रजाति की बात आ जाती है, उसमें उसी पौधे के, ठीक है, किसी वर्तिकाग्र पे गिरे, तो वहां पे क्या होता है, स्वपरागण। अगर परपरागण में क्या होता है, उसी पौधे पे नहीं, उसी पौधे के प्रजाति पे, ठीक है, परागकण गिरे, तो पुष्प जिसकी संरचना भिन्न होती है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे हम, परपरागण, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है तो स्मार्ट नॉलेज एसआर को सब्सक्राइब करके देखो, पढ़ाई कभी इतनी मस्त नहीं लगी होगी। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी बजाओ, पढ़ाई के बाद भी चैन से सो जाओ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।